Hi friend, I am Professor Nele from Bhagyavid Academy. Today we are going to learn about the SST Geography Class 10 Lesson number 1 Resources and Development. उसमें क्या फर्स्ट टॉपिक अपन ने देखा, अभी अपन सेकंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आज, लैंड एंड सॉइल एज अ रिसोर्स. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? लैंड इज अ रिसोर्स. लैंड एक रिसोर्स है. यस, 100%. क्योंकि लैंड के थ्रू हमें ट्रेमेंडस थिंग्स मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है, उस पर ह्यूमन नीड्स कंप्लीट होती है. दैट्स व्हाई लैंड इज अ रिसोर्स. चलो देखते हैं पहले लैंड एज अ रिसोर्स. चलो इंडिया में टोटल लैंड कितनी है? हैज अ लैंड अंडर द वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. हमारे इंडिया में लैंड के कुछ हमने रिलीफ फीचर्स बनाए हैं, मतलब डिवाइडेशन किया है. चलो देखते हैं क्या क्या डिवाइडेशन किया है. इंडिया की जो लैंड है कुछ माउंटेन में बनी हुई है, कुछ प्लेट्यू है और कुछ प्लेन एरिया है. चलो देखते हैं माउंटेनियस एरिया टोटल कितना है इंडिया में. 30% एरिया है कि जो माउंटेन से ढका हुआ है. फिर भी उसे हम प्लेट्यू एरिया कितना है? 27% है. ओके, प्लेन एरिया कितना है? 43% है. चलो लैंड एज ए यूटिलाइजेशन, फिर उस एरिया का हम क्या क्या यूटिलाइज करते हैं? रिसोर्स है ना वो. तो चलो देखते हैं क्या क्या यूटिलाइजेशन है. कुछ लैंड से माउंटेनियस लैंड हम एज अ फॉरेस्ट लैंड करके यूज करते हैं और वहां पे बहुत सारे हमारे वाइल्ड लाइफ भी जिंदगी जीते हैं. चलो प्लेट्यू का यूज क्या है? तो प्लेट्यू से हमें 27% है प्लेट्यू. मिनरल्स मिलते हैं क्योंकि मिनरल भी एज अ रिसोर्स है. मिनरल रिसोर्स, फॉरेस्ट भी है एंड सम अवेलेबल लैंड भी है. तो चलो अभी इस प्रकार से है. अभी प्लेन में 43% है. कुछ लैंड उसमें से कल्टिवेटेड लैंड है और कुछ ग्रोइंग द क्रॉप्स करती है. समझ में आया? तो ये सब लैंड के यूजेस हैं. दैट्स व्हाई लैंड एज अ रिसोर्स. इसलिए लैंड को हम क्या कहते हैं? एज अ रिसोर्स कहते हैं. गॉट इट फ्रेंड? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट. लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस. चलो लैंड का हम क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या पर्पस है हमारा. तो कुछ लैंड हम फॉरेस्ट के हिसाब से यूज करते हैं. अभी फॉरेस्ट मतलब बहुत सारी ऐसी लैंड है कि जहां पे सिर्फ फॉरेस्ट है, लेकिन फिर वो वेस्ट लैंड है क्या? फिर काम की नहीं है क्या? फिर तो नहीं, फॉरेस्ट भी होना नेसेसरी है. एक्चुअली 30% फॉरेस्ट होना इंडिया में एकदम इसेंशियल है और नेसेसरी है. यदि फिर भी डे बाय डे फॉरेस्ट की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा बिगड़ता जा रहा है. दैट्स व्हाई फॉरेस्ट आर वेरी नेसेसरी. तो कुछ लैंड है जो फॉरेस्ट या हिसाब से हम यूज करते हैं, जहां से हमें बहुत सारा वुड मिलता है, बहुत सारा मेडिसिन मिलता है. बराबर. सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. ऐसी भी लैंड है बट वो कल्टीवेशन लैंड नहीं है, बट लैंड है. तो फिर वो कौन सी लैंड बोलेंगी? तो एक तो बैरन, एक तो वेस्ट लैंड. की जो लैंड है लेकिन बैरन है या वेस्ट है, उसको हम ग्रेजिंग लैंड भी बोल सकते हैं. बराबर. या वहां पे सिर्फ सैंड है, वो भी लैंड को हम बैरन लैंड बोल सकते हैं. या सिर्फ दलदल है, तो ऐसा एरिया. कुछ लैंड है जो फैलो लैंड है. फैलो लैंड का मतलब समझ में आता है फ्रेंड? यार मतलब 1-2 साल उसको कल्टीवेट किया, लेकिन उसमें के मिनरल्स क्या हो गए? खत्म हो गए. तो अभी वो छोड़ दी गई है क्या करने के लिए? टू रिगेन द मिनरल्स. उसमें मिनरल्स आने के लिए, तो उस लैंड को बोलते हैं हम फैलो लैंड. लेकिन आजकल ऐसी लैंड मिलती नहीं है. ये पास्ट वाले में कंसेप्ट थी. ओवर अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब कुछ लैंड है जो लैंड होके भी अनकल्टिवेटेड है. बराबर. ऐसी भी लैंड है. चलो नेट सोन एरिया मतलब एक्चुअली कितना एरिया, कितनी लैंड हमारे यहाँ पे सोन होती है. तो ये है सब लैंड के रिसोर्सेज. नीचे दिए गए पर्पजेस से लैंड हम यूज करते हैं. टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हमारे इंडिया का कितना है? तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया हमारा इंडिया का है. एक्चुअली इतना होके भी हाउएवर इट इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया. मतलब इतना लैंड है हमारे पास, 100% लैंड है, लेकिन उसका सिर्फ 93% लैंड ही हमको अवेलेबल है. तो आप बोलेंगे सर 7% लैंड गई कहां हमारी? 93% है तो 7% लैंड हमारे होके भी हमारी नहीं है. फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर की लैंड जो पीओके है, मतलब पाक व्याप्त कश्मीर. समझ में आया? वो लैंड हमारी कोई यूजफुल नहीं है. कुछ लैंड हमारी चाइना ने क्या कर लिया है? ऑक्युपाई कर लिया है. मतलब हमारा एरिया भी होके भी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है. ऐसा कुछ आसाम का एरिया भी है जो एरिया हमारा होके भी हमारे पास नहीं है, मतलब कुछ यूज ही नहीं है उसका. तो ऐसी लैंड वो 7% लैंड चली गई. कुछ समझ में आया आपको? एक बात ध्यान में रखना, सिंगल एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है कि कितनी % लैंड हमारी, तो ये रहा. कितनी % लैंड हमारी यूज होती है, तो ये रहा 93. 7% गई कहा? तो मैंने बताया आपको जम्मू एंड कश्मीर का एरिया,
पीओके एरिया मतलब पाक व्यक्त कश्मीर वो एरिया, दूसरा एरिया मैंने बोला चाइना ने कुछ लिया है, तीसरा एरिया मैंने बोला आसाम ने कुछ लिया है, असम के कुछ माउंटेन्स एरिया में जो हमें कुछ भी अवेलेबल काम का नहीं है हमारा। चलो देखते हैं, एट प्रेजेंट 130 मिलियन हेक्टर ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया, यानी आज भी हमारे भारत में 130 मिलियन हेक्टर लैंड डिग्रेडेड लैंड है, बराबर। चलो क्यों कैसी है, 28% बिलोंग्स टू द फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, उसमें से 28% लैंड सिर्फ फॉरेस्ट ने डिग्रेडेड कर ली, 56 of its water eroded and the rest of its affected by the saline and alkaline deposit। उसमें से कुछ 56 आपको मैं दिखाता डायरेक्टली पिक्चर, चलो देख लो एक बार, आपके बुक सामने रखो, ये पिक्चर देख लो। इसमें आपको बताया दिया गया है कि 30% माउंटेन्स है, मैंने यहां पे बताया था आपको 30% माउंटेन, प्लेटू मैंने बताया था 27%, प्लेन मैंने बताया 43%। ये ध्यान में रखना, ये पिक्चर, ये भी आपको एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस उसके बारे में पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड का किस प्रकार का यूटिलाइजेशन है, तो ये मैंने बताया 5 प्रकार का यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड है। तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए आएगा, फॉरेस्ट लैंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, फैलो लैंड और अनकल्टिवेटेड लैंड, नेट सोन एरिया। उसके बाद में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया मैंने आपको बताया, वैसा वो एरिया भी आपको आने वाला है, ये बात यहां पे ध्यान में रखना। देखो टोटल इंडिया की वेस्टलैंड कितनी है 2000 में, तो 56% मैंने अभी आपको यहां पे बताया, 56% क्या है, सिर्फ हमारे इंडिया में लैंड का वाटर है, ये टोटली वाटर है। उसके बाद में 28% क्या है, फॉरेस्ट है, जो मैंने अभी यहां पे बताया। और बाकी का मैंने बताया कि द वेस्ट इज अफेक्टेड बाय द सलाइन एंड अल्काइन डिपॉजिट, वो है सिर्फ एंड सिर्फ 6% जो आपके बुक्स में दिया है। और जो 10% लैंड बची है वो है वाइंड एरोडेटेड एरिया, मतलब वहां पे सिर्फ विंड चलता है, जैसे डेजर्ट वगैरह एरिया। तो मुझे ये आपको मैंने टोटल बताया लैंड कैसी है, क्या है, लैंड का यूज क्यों है, लैंड के ऊपर हमारा क्या रिसोर्सेस है, सब कुछ मैंने इसमें बताया। तो सिर्फ हमारा रिसोर्स में सेकंड पार्ट में 2 पार्ट है, एक लैंड है और एक सॉइल है, उसमें से सिर्फ हमने पहला पार्ट डिस्कस किया, लैंड एज अ रिसोर्स। गॉट इट? हाँ देखो फ्रेंड्स, अभी अपन डिस्कस करेंगे फैक्टर्स कॉजिंग लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डे बाय डे डिग्रेडेड हो रही है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? 100%। व्हाट इज मीन बाय डिग्रेडेशन? डिग्रेडेशन मतलब ह्रास होना, मतलब क्या होना, गोइंग टू डिग्रेडेड। तो लैंड डे बाय डे डिग्रेडेड हो रही है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। ये क्वेश्चन हमको 3 मार्क के लिए जरूर आता है, या 5 मार्क के लिए आया तो उसका क्या करना, एक्सप्लेनेशन ज्यादा करना, दूसरा कुछ नहीं। तो 3 मार्क के लिए आया तो सिर्फ इतने पॉइंट्स भी लिख के रखे आपने, तो यू विल बी गेट द 3 मार्क्स। चलो देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स कॉजिंग लैंड डिग्रेडेशन। पहला फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन, यानी आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बहुत जंगल तोड़ कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई द लैंड इज गोइंग टू डिग्रेडेड। इसलिए लैंड क्या हो रही है, डे बाय डे डिग्रेडेड हो रही है। दूसरा मैंने देखा ओवर ग्रेजिंग। आजकल क्या कर रहे हैं लोग, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब एक ही, पहले से ही तो फॉरेस्ट कम हो गए हैं। मैंने बोला कि 33% फॉरेस्ट आर नेसेसरी टू इंडिया टू लिव अ बेटर लाइफ। यदि हमको बेटर लाइफ जिंदगी जीना है तो 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन आजकल मेरे हिसाब से सिर्फ 20% फॉरेस्ट बचे हुए हैं, और उसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस पूरा चला गया है। और क्यों हुआ है, तो ओवर ग्रेजिंग किया हम लोगों ने, यानी कुछ फॉरेस्ट एरिया में हम लोगों ने चरा चरा के क्या कर लिया, और कुछ ट्रीज कट डाउन कर लिए, और वहां पे वो लैंड हमने कल्टीवेशन के लिए क्या कर डाली, यूज कर डाली, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। काय की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से। तो ये हो गया ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग के लिए भी कारण, ये भी बहुत बड़ा कारण है लैंड का डिग्रेडेशन। जितनी तुम ग्रेजिंग करेंगे उतने उनके पैरों से वो मिट्टी क्या होती जाएंगी, ढीली होती जाएंगी, और वो निकलती रहेंगी। आगे का पॉइंटिंग है माइनिंग एंड क्वेरिंग। बहुत जगहों पे माइनिंग कर रहे हैं हम और क्वेरिंग कर रहे हैं, उसके वजह से भी लैंड डिग्रेडेड हो रही है। नेक्स्ट, ओवर इरिगेशन मेक द लैंड सलाइन एंड अल्काइन। कुछ एरिया है जो फ्रेंड, फॉर एग्जांपल पंजाब है, जिस एरिया में ट्रिमेंडस पानी अवेलेबल है, गंगा का पानी है उस एरिया में अवेलेबल, तो जैसे उस पानी का ट्रिमेंडस यूज करके वो लोग एक साल में कम से कम 4 टाइम्स क्या लेते हैं, 4 टाइम्स वो लोग क्रॉप लेते हैं। उसके वजह से वो पानी बहुत यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से, ओवर पानी की वजह से, ओवर इरिगेशन की वजह से वो टोटल एरिया क्या बन चुका है, सलाइन एंड अल्काइन बन चुका है।
यानी वो एरिया अभी वेस्टलैंड बंजर बन चुका है, मतलब वहां पे जैसा चाहिए वैसा क्रॉप होता नहीं है। दैट्स व्हाई उन लोगों को केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह क्या करने पड़ते हैं, ईच एंड एवरी ईयर यूज करने पड़ते हैं। उसकी ये भी रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। डस्ट जनरेटेड फ्रॉम द सीमेंट सिरेमिक इंडस्ट्री, मतलब बहुत जगहों पे सीमेंट सिरेमिक इंडस्ट्री है, उसमें बहुत ज्यादा डस्ट वगैरह हर रोज उस चिमनी के थ्रू क्या हो जाती है, स्प्रेड स्काई में छोड़ी जाती है, और वो स्काई में इधर उधर घूमती है, और पूरे प्लांट्स के जो ल्यूज रहते हैं सुबह सुबह उनके ल्यूज के ऊपर वो क्या हो जाती है, बैठ जाती है। उसके वजह से वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई उनकी ग्रोथ जैसी चाहिए वैसी नहीं होती। ये भी बहुत बड़ा रीजन है फ्रेंड काय का, लैंड डिग्रेडेशन का। और लास्टली इंडस्ट्रियल इफेक्ट, बहुत सारे एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का वेस्ट वाटर आज कहाँ छोड़ा जाता है, कुछ ओपन एरिया में छोड़ा जाता है, और वो लाइन वो जमीन उतनी क्या बन जाती है, डिग्रेडेड बन जाती है। दीज आर द रीजंस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अभी वी शुड कंजर्व द लैंड, तो हमने हमारा फर्ज है कि वी शुड प्रोटेक्ट इट, हमने उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है, तो उसका बराबर एक्सप्लेनेशन करना है, और हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कम से कम 2-2 लाइन में करना है, तब जाके हमारा 1 पेजेस आंसर बन जाएगा। देन यू विल बी गेट द 5 मार्क्स। देखो पहला है अफॉरेस्टेशन, यानी ज्यादा जितने जल्दी हम फॉरेस्ट लगा सके या प्लांट लगा सके तो उतना हमारा लैंड प्रोटेक्ट हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि इट इज वेरी नेसेसरी। क्योंकि आगे जाके ऑक्सीजन क्रिएट करने वाला सिर्फ एंड सिर्फ फॉरेस्ट एरिया है, सिर्फ प्लांट ही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं कि जिस फैक्ट्री में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन क्रिएट किया जाता है। तो दैट्स व्हाई फॉरेस्टेशन करना बहुत नेसेसरी है फ्रेंड, अदरवाइज वी हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन आवर फ्यूचर लाइफ। तो हमारे फ्यूचर लाइफ में हमको बहुत ज्यादा क्या करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। सेकंड है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, यानी ग्रेजिंग करना चाहिए, ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहिए, बट प्रॉपर मैनेजमेंट। मतलब ये महीने में इस एरिया में हमने ग्रेजिंग किया क्या, तो नेक्स्ट महीने में दूसरे एरिया में हमने ग्रेजिंग करना चाहिए, नेक्स्ट ईयर और तीसरे एरिया में, मतलब ऐसे घूमते हुए ग्रेजिंग। एक ही प्लेस पे यदि वो और ग्रेजिंग कर दिया तो लैंड डिग्रेडेड बन जाती है। इससे प्रॉपर यदि मैनेजमेंट किया तो एरिया भी फर्टाइल हो जाता है, वो एरिया भी फर्टाइल हो जाता है, वो एरिया भी, क्योंकि वहां पे काउडंग भी गिरता है, जितना ग्रेजिंग करेंगे उतना, और ये एरिया फर्टाइल हो जाता है। शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, हमने क्या करना चाहिए, बीच बीच में शेल्टर बेल्ट्स करना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल शेल्टर बेल्ट्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, ईच एंड एवरी ईयर रेनफॉल होता है, रेन क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो हमने वहां पे क्या करना चाहिए, शेल्टर बेल्ट्स करना चाहिए। मतलब ऐसे 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 ऐसे, और यहां पे ट्रीज लगाने चाहिए, बराबर, क्या लगाने चाहिए, ट्रीज, बहुत बड़े बड़े। क्यों ऐसा, ये ट्रीज यदि लगा लिए तो जो पानी जो नीचे बह के आता है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब उसका लैंड डिग्रेडेशन होना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स हमने करना चाहिए। या खेत है, खेत के आजू बाजू हमने प्लांट्स लगाना चाहिए, ताकि उसकी जो रूट्स है वो लैंड को क्या कर सके, पकड़ के रख सके, यानी मट्टी बहना चाहे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय प्लांटिंग द थॉर्नी बुशेस, जो एरिया पूरा सैंडी एरिया है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का डेजर्ट वगैरह, तो ये एरिया में हमने क्या लगाना चाहिए, थॉर्नी बुशेस लगाना चाहिए, ताकि वो सैंड ड्यून्स ना बन सके, मतलब बड़े बड़े सैंड के पहाड़ ना बन सके। इससे थोड़ा सा हम वाइन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ओके, और वो लैंड को भी हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक पर्पस है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, एंड जो वेस्टलैंड है उसका यदि प्रॉपर मैनेजमेंट हमने कर लिया तो वो लैंड भी यूजफुल है और उसका कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। कंट्रोल ऑन माइनिंग, माइनिंग करो फ्रेंड, मिनरल्स आर वेरी नेसेसरी टू ह्यूमन बीइंग, बट सबसे नेसेसरी है लाइफ। यदि लाइफ ही नहीं है तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट माइनिंग। तो प्लीज कंट्रोल करो, जितना यूज करना है तो प्लीज करो, बट उससे एक लिमिटेड एक्सटेंड में करो। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, इमेजिनेशन करो दीपनगर की इंडस्ट्री है, वहां से कुछ वेस्टलैंड पानी, वेस्ट पानी क्या हो जाता है, कुछ एरिया में छोड़ा जाता है या डैम में छोड़ा जाता है, बराबर। तो वो एरिया के ऊपर यदि वो पानी के ऊपर ट्रीटमेंट किया तो वही पानी रीयूज करके वो क्या कर सकती है, इंडस्ट्री यूज कर सकती है। तो ऐसा यदि किया तो ऐसा भी लैंड को क्या कर सकते हैं, हम डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं। समझ में आया? तो चलो अभी तक अपन ने देखा लैंड एज अ रिसोर्स, तो अपन ने पूरा का पूरा स्टडी किया लैंड एज अ रिसोर्स। अभी अपन स्टडी करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। चलो सॉइल क्या क्या यूजफुल है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल क्या होती है, रिन्यूएबल होती है और ऑटोमेटिकली होती है, नेचुरली होती है, किसी को रिन्यू करने की क्या नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल अभी मैंने लैंड के पे क्रॉप वगैरह लिया, एक क्रॉप लिया तो उसके कुछ
इंग्रेडिएंट्स क्या हो जाते हैं, वो क्रॉप ले लेता है, मतलब वहां पे वो बंजर बन जाती है, लेकिन 2 साल के बाद में और उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, रिगेन हो जाती है, तो इसलिए उसको क्या हुआ जाता है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सपोर्ट प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लैंड सिर्फ हमारे लिए यूजफुल है क्या, लिविंग थिंग्स उसके लिए डिपेंड है, प्लांट्स, एनिमल्स, सब बर्ड्स सबको क्या करती है, सपोर्ट करती है। दैट्स व्हाई उसको कहा जाता है सपोर्ट प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है सॉइल। इसलिए सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स है वो। रिलीफ फीचर्स, पेरेंट्स रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ द लाइफ एंड द टाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखो फ्रेंड्स, सॉइल कैसे बनती है, आपको लगता होगा कि चल बहुत सॉइल है, कुछ नहीं, टाइम पास अभी 1 मिनट में बन गई होंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इट रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर्स। देखो एक रॉक रहता है, बेड रॉक, कुछ एनिमल्स वहां पे ग्रेजिंग करते हैं, तो उसके जो क्या पैरों से थोड़ा बहुत फुट से क्या निकलता है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स निकलते, पार्टिकल्स उस रॉक में से, तो थोड़ा सा और हो गया। फिर रेनी सीजन आ जाता है, पानी की वजह से, धूप की वजह से, विंड की वजह से थोड़ा थोड़ा रोज टूटते रहता है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स में के बाद वो काय में कन्वर्ट होती है, सॉइल में कन्वर्ट होता है वो रॉक। देखो इसमें के लिए बहुत ज्यादा क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, ओके, और टाइम इंपॉर्टेंट है, उससे वो फॉर्मेशन है। चलो देखते हैं, सॉइल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। सॉइल बनती कैसी है, तो कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है और कुछ इनऑर्गेनिक। अभी ऑर्गेनिक का मतलब होता है ह्यूमस से बनती है, और कुछ इनऑर्गेनिक से बनती है। सॉइल हैज अ मेनी टाइप्स ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। चलो देखते हैं सॉइल के कौन कौन से फैक्टर है। लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म एक सॉइल का ही फैक्टर है। क्लाइमेट, क्लाइमेट का भी इफेक्ट होता है लैंड के ऊपर, और वेजिटेशन का भी इफेक्ट होता है सॉइल के ऊपर। चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसी है। आपको क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब सॉइल एज अ रिसोर्स, आपको ये सारी बातें उसमें बताना पड़ेगा। और ऐसा भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी इयर्स इट हैव रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्ट एज अ सॉइल, तो मिलियंस ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड। मिलियंस ऑफ ईयर में सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल बनती है, समझ में आया। तो लेयर ऑफ 1 सेंटीमीटर का लेयर यानी बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो फ्रेंड, ये आपको अभी समझ में आया होगा कि सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर द लिविंग थिंग्स, बराबर। तो देखते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो पहला है एल्यूवियल सॉइल। व्हाट इज मीन बाय एल्यूवियल सॉइल? द सॉइल व्हिच इज केम फ्रॉम द माउंटेनियस एरिया टू प्लेन एरिया विद द हेल्प ऑफ रिवर और वाटर। जो पानी की वजह से जो ऊपर से मटेरियल मैला क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, और वो फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट होता है, आपने देखा होगा, तो उसी को बोलते हैं हम एल्यूवियल सॉइल। चलो कौन से एरिया में एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, तो पहला है नॉर्थर्न प्लेन एरिया, मतलब ऊपर का। इमेजिनेशन करो, अभी मैं आपको नॉर्थर्न प्लेन एरिया दिखाता हूं, तो ये है थोड़ा सा नॉर्थर्न प्लेन एरिया। तो इस एरिया में क्या दिखाई दी है, ये सॉइल एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, क्योंकि वहां से 3 नदियां ऊपर से आती है। देखो कौन कौन सी, गंगा है, इंडस है और ब्रह्मपुत्र है। तो वो नदी बहुत ज्यादा सिल्ट अपने साथ में लेके आती है, और वही फिर नीचे आके प्लेन एरिया में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, एंड द लैंड बिकम वेरी फर्टाइल। और फिर वो लैंड एकदम क्या बन जाती है, फर्टाइल बन जाती है, वेरी सुटेबल फॉर द एनी क्रॉप, और कौन सा भी क्रॉप के लिए वो एकदम सुटेबल हो जाती है। इसलिए वो एरिया सुजलम सुपलम कहा जाता है, मतलब बहुत हरियाली उस एरिया में है। ओके, तो वो एरिया है। चलो कौन कौन से पार्ट उसमें आता है, तो उसमें पार्ट ऊपर का मैंने एरिया मैंने आपको बताया, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात एंड राजस्थान, ये पार्ट नॉर्थर्न एरिया में पाया जाता है, और वहां पे एल्यूवियल टाइप की सॉइल आपको मिलती है। नीचे भी है एल्यूवियल टाइप की सॉइल, कहां पे है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया, जहां पे कुछ रिवर्स नीचे सिल्ट लेके आती है। कौन कौन सी रिवर्स है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है एंड कावेरी है, बराबर। ये भी अपने साथ में ऊपर से क्या लेके आती है, सिल्ट लेके आती है, और नीचे के एरिया में स्प्रेड होता है, वो एरिया एकदम फर्टाइल हो जाता है। तो कौन सा, तमिलनाडु है, केरला है, मतलब वो एरिया भी वहां पे पाया जाता है। तो ये प्रकार के सॉइल। ओके, चलो यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, तो मैं आपको क्रॉप्स बताता हूं। ये एरिया में शुगर केन अच्छा होता है, पैडी अच्छा होता है, विट अच्छा होता है, एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप यहाँ पे बनता है। और इस एरिया में क्या होता है, इस लैंड, ये सॉइल में क्या होता है, क्या। तो चलो फ्रेंड, पहली सॉइल हमने देखा एल्यूवियल सॉइल। अभी देखेंगे अपन ब्लैक सॉइल।
ब्लैक सॉइल कौन से एरिया में होती है? तो चलो महाराष्ट्र में, यू नो वेरी वेल, एमपी, छत्तीसगढ़, इन साइड में। तो देखो इनमें क्या क्या कंटेन होता है, तो उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। चलो ये क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? तो कॉटन ये तो मेन क्रॉप्स है, आपको पता है, टोबैको, चिली, ऑयल सीड्स, जवार एंड रागी, these are the crops which will be grown. This soil is also called the cotton soil. इस soil को हम क्या भी बोलते हैं? कॉटन बेल्ट भी बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। चलो आगे की सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल। तो चलो ये सॉइल कहां पे मिलती है आपको? ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड पेडामेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है उसके नीचे का जो एरिया है उसको बोलते हैं पेडामेंट जोन, वहां पे भी ये सॉइल पाई जाती है। उसमें आयरन होता है, उसका कलर रेड और येलो क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ द आयरन की वजह से। ओके, उसमें क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? तो राइस होता है, व्हीट होता है, शुगरकेन, मेज एंड ग्राउंडनट्स एंड रागी, दीज आर द क्रॉप्स। चलो उसके बाद में है लॉटरेट सॉइल। ये सॉइल महाराष्ट्र में है, ओडिशा में है, कर्नाटका में है एंड तमिलनाडु में है। इसमें क्या क्या कंटेन होता है? तो देखो नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड लाइम। देन इसमें क्या क्या कंटेन होता है? क्रॉप्स क्या क्या होते हैं? क्रॉप्स में होता है टी होता है, कॉफी होता है, कैश्यू नट्स होते हैं। चलो लास्ट वाली, सेकंड लास्ट, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कहां पे मिलती है? तो राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा में होता है। उसमें कंटेन क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है एंड जिप्सम। ओके, उसमें क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? व्हीट, कॉटन एंड कॉर्न। चलो लास्ट वाली सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल। आपने पता है ये हिली एरिया में होती है या माउंटेनियस एरिया में, रीजन में होती है। ओके, ये क्ले कंटेन होती है, थोड़ा सा क्ले होता है उसमें। इसमें कोकोनट, बार्ली, स्पाइसेस, टी, ये सारे क्रॉप्स वहां पे होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सॉइल इरोजन। देखो फ्रेंड्स, सॉइल बहुत इरोज हो रही है डे बाय डे एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और हम कुछ नेचर भी रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए। चलो देखते हैं पहला पॉइंट। ये क्वेश्चन हमको 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए आता है। जब 5 मार्क्स के लिए आता है तो वी शुड हैव डिस्क्राइब इट मोर डिटेलली, तो हमें उसको डिटेलली क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। और यदि 3 मार्क के लिए आता है, पॉइंट भी लिख के दिया तो भी चलता है। पहला पॉइंट आप लिख के लोगो, द डेनोटेशन ऑफ द टॉप सॉइल कवर बाय द एजेंट एजेंट ऑफ नेचर। कौन कौन से एजेंट ऑफ नेचर है? विंड है, वाटर है, एयर है। इनकी वजह से जो सॉइल का जो टॉप क्या हो जाता है? चला जाता है बह के, तो समझ लेना वाटर का इरोजन हो गया, सॉइल का इरोजन हो गया। सॉइल चली जाती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय सच रीजन। कौन कौन से रीजन है उसके लिए? नेचर के एजेंट्स रीजन है। विंड की वजह से भी क्या हो जाता है? हवा की वजह से सॉइल वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाती है। वाटर की वजह से भी सॉइल वन प्लेस टू अनदर जाती है। एयर की भी वजह से जाती है। तो ये रीजन है फ्रेंड उसके। सेकंड रीजन है नैरो स्टीप साइडेड चैनल्स फॉर्म इन द लूज अर्थ बाय द रनिंग वाटर एरिया गलीज। तो फ्रेंड कभी कभी क्या हो जाता है? इस एरिया से भी पानी आ जाता है, इस एरिया से पानी आ जाता है और एक जगह से बहने लगता है और वहां से गलीज पड़ती है। गलीज मतलब समझता क्या आपको? एक नाली जैसा खड्डा, और वहां से वाटर क्या हो जाता है? बह जाता है। अपन को मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, यहाँ पे एक फोटो दिया है आपके बुक्स में। ये गली का एग्जांपल है, गली इरोजन। समझ में आ गया? मतलब एक पार्ट एक जगह से क्या हो जाता है? डायरेक्टली बह जाता है, तो उसको बोलते हैं गली। तो फिर थर्ड रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज। हम भी कुछ कम नहीं, हमारे वजह से तो ट्रिमेंडस वो सॉइल इरोजन होता है। कौन कौन सी हमारी एक्टिविटी है कि जो सॉइल इरोजन के लिए कारणीभूत है? पहला बात तो डिफॉरेस्टेशन, यानी हमने फॉरेस्ट को रखा ही नहीं, कटिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा ट्रीज चले गए, उसकी वजह से रूट चले गए, उसकी वजह से सॉइल का इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग, ये भी एक रीजन है। कंस्ट्रक्शन, जहां पे हम जाते हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट करते हैं और इसकी वजह से भी, और माइनिंग, इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। चलो रीजन समझ में आ गए। मैंने कम से कम 5-6 रीजन आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं। ये 3 दिए हैं, उसको अपन बहुत इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी अपन डाल सकते हैं। चलो मेजर्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन। चलो फिर सॉइल का जो इरोजन हो रहा है तो उसको स्टॉप करना हमारा जिम्मेदारी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलो ह्यूमन बीइंग ने क्या करना चाहिए? हाउ टू स्टॉप द सॉइल इरोजन, व्हाट आर द फैक्टर्स? ये भी 5 मार्क के लिए हमारे क्वेश्चन आता है। पहला, काउंटर प्लाइंग करो। व्हाट इज मीन काउंटर प्लाइंग? अभी देखो खेती समझो एक माउंटेनियस एरिया है ऐसा, और यहाँ पे एक खेती है, और यहाँ पे यदि खेती करना है तो पूरा पानी, बारिश का जो भी रेनफॉल होता है वो रेनफॉल सीधा आता है, और ये जो सॉइल है ये ऐसे बह के यहाँ से चली जाती है,
बराबर। तो यहां पे क्या करना, काउंटर प्लॉइंग करना, मतलब ऐसा प्लॉइंग करना। प्लॉइंग का मतलब मालूम है, नांगर नहीं करना, बराबर। काउंटर मतलब अपोजिट साइड से, मतलब स्लोप ऐसा है तो ऐसा करना, तो ताकि रेनफॉल सीधा का सीधा क्या ना चला जाए, नीचे ना चला जाए, दैट इज द रीजन, इसलिए काउंटर प्लॉइंग करो, ये पहला रीजन। सेकंड है टेरेस फार्मिंग करो। अभी टेरेस फार्मिंग का मतलब पता है, स्टेप फार्मिंग जैसा, बराबर। स्टेप फार्मिंग मतलब माउंटेन्स एरिया है, उसको डायरेक्टली क्या करो, स्टेप फार्मिंग, ऐसा फिर ऐसा स्लोप को अनुसार स्टेप फार्मिंग। उससे क्या हो जाता है, रोक रोक के पानी चलता है, मतलब सॉइल इरोजन कम होता है। आगे कहां है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। अभी व्हाट इज द स्ट्रिप क्रॉपिंग, मतलब क्या करना, माउंटेन्स एरिया है, वहां पे जगह जगह पे यहाँ पे क्रॉप लगाए, यहाँ पे ट्रीज लगा देना, बड़े बड़े पौधे बीच बीच में। इसे बीच बीच में यदि बड़े बड़े पौधे यदि लगा दिए तो उसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग करना, बराबर। काउंटर मतलब अपोजिट क्रॉपिंग करना। फिर आगे का पॉइंट है शेल्टर बेल्ट्स फॉर टेरिस, यानी क्या करना, टेरिस फार्मिंग को थोड़ा सा शेल्टर बेल्ट्स करना, मतलब फॉर एग्जांपल इमेजिनेशन करो। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने स्टेप फार्मिंग देखा है, स्टेप फार्मिंग को ही टेरिस फार्मिंग बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, तो माउंटेन को क्या करते लोग, इस प्रकार से यहां तक ऐसा, बराबर। और यहां पे थोड़ा सा क्या करना, एक बांध तैयार करना, उससे पानी क्या हो जाता है, अटक जाता है। तो यहां पे इस प्रकार से क्रॉपिंग किया तो जो पानी आता है सीधा बह के नहीं जाएगा, वो स्टॉप स्टॉप रुक रुक के चला जाएगा। और यहाँ पे क्या करना, ट्रीज वगैरह लगा देना लाइनिंग, तो उससे क्या होता है, वो पानी नीचे नहीं बहता है। तो ये हो गया शेल्टर बेल्ट्स तैयार करना है। प्लगिंग ऑफ गलीज, और जहां जहां पे गलीज है उसको स्टॉप करना, वहां पे पत्थर डाल देना, यानी पानी, और गलीज के पास पत्थर नहीं डाले तो वो गली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और बहुत सॉइल इरोजन हो जाती है। तो वहां पे पत्थर डाल देना, या कुछ ट्री प्लांटेशन या कुछ ग्रास वहां पे लगा देना, जो सॉइल को क्या कर सके, उसके रूट्स होल्ड कर सके। तो ये भी प्लगिंग ऑफ गलीज। अफॉरेस्टेशन करना, अफॉरेस्टेशन मतलब जहां पे क्या नहीं है, पौधे नहीं है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगाओ, तो ये भी एक रीजन है, हम सॉइल को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, और जहां जहां पे माइनिंग तो बहुत हो रही है आजकल और नेसेसरी भी है, मिनरल्स मिल रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी को, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत प्रमाण में हमने कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा यदि किया तो हम रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं, रुका सकते हैं और डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और सॉइल की भी इरोजन रोक सकते हैं। समझ में आ गया। इस प्रकार से यहाँ पे मेरा पहला लेसन ज्योग्राफी का क्या हो गया, खत्म हो गया। यदि आपको इस लेसन के रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक की दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय।